प्रिय विद्यार्थियों, मानव शास्त्र और समाजशास्त्र के अंतर्गत जब कभी हम जनजातियों का अध्ययन करते हैं तो हमारा आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी यह प्रयास रहा कि वे जनजातियां जो सभ्य समाज से अलग थलग रही उन्हें सभ्य समाज के साथ लाकर एकीकृत करने की स्थिति विकसित की जाए, अर्थात उनका एकीकरण किया जाए। तो जब हम जनजातियों के एकीकरण की बात करते हैं तो जनजातियों के सामने अनेक समस्याएं हैं जिनका वे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उन समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इसलिए एकीकरण की जो प्रमुख समस्याएं हैं उसी विषय को लेकर आज हम बात करेंगे। तो जो आज हमारा विषय है आदिवासी या जनजातीय एकीकरण, आदिवासी एकीकरण की समस्याएं, अर्थात ट्राइबल इंटीग्रेशन और प्रॉब्लम्स ऑफ ट्राइबल इंटीग्रेशन। हम सब जानते हैं कि जनजातियां अनेक प्रकार की समस्याओं से ग्रसित हैं, चाहे वो आर्थिक समस्या हो, चाहे वो धार्मिक समस्या हो, चाहे वो सांस्कृतिक समस्या हो, चाहे वो शैक्षिक समस्या हो और चाहे वो सामाजिक समस्या हो। किसी न किसी रूप में जनजातियां इन सारी समस्याओं से जूझ रही है। इसलिए एकीकरण के मार्ग में बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं। उन्हीं समस्याओं का आज हम विश्लेषण करेंगे, उनका विवरण करेंगे कि वो किस प्रकार से समस्याओं को दूर किया जा सकता है और जो एकीकरण का मार्ग है उसे हम प्रशस्त कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत हम जनजातीय एकीकरण का अर्थ के साथ साथ जनजातीय एकीकरण की जो प्रमुख समस्याएं हैं उनकी चर्चा करेंगे और फिर नेहरू जी का जो मॉडल है जनजातीय एकीकरण का और कैसे उन समस्याओं का समाधान उस मॉडल के तहत हो सकता उसकी भी चर्चा आज हम करेंगे। तो सबसे पहले कि जनजातीय एकीकरण है क्या। भारत एक ऐसा विशाल देश है जहां अनेक धर्म, मत, संप्रदाय, प्रजाति एवं जाति के लोग निवास करते हैं। यहाँ की संपूर्ण जनसंख्या का 8% से अधिक आदिम जनजातियों द्वारा निर्मित, यानी ये वे लोग हैं जो हम लोगों से थोड़ा अलग है और अलग इस रूप में है कि सभ्यता का प्रकाश अभी वहाँ पर नहीं पहुँचा है, इसलिए वो आज भी आदिम अवस्था में रह रहे हैं। तो लगभग भारत की कुल आबादी का 8% से अधिक जनजातीय समाज से संबंधित लोग हैं। प्रायः अधिकतर जनजातियां ऐसे भौगोलिक क्षेत्र में निवास करती हैं जहां सभ्यता का प्रकाश नहीं पहुंचा, अर्थात सभ्य समाज से दूर, अलग थलग, घने जंगलों में, पहाड़ों के ऊपर, नदियों के इर्द गिर्द इनका निवास है। आज भी अनेक जनजातियां आदिम स्तर पर ही अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं, जबकि दुनिया के अधिकांश देश प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज भी वो आदिम अवस्था में ही जीवन यापन करने को मजबूर हैं। इसीलिए हम सब ये चाहते हैं कि सभ्यता का प्रकाश वहाँ पर भी पहुँचे और वे भी हम लोगों के बीच गाँवों में और नगरों में आकर रह सकें, एक सामान्य नागरिक की तरह अपना जीवन व्यतीत कर सकें। मजूमदार जब जनजाति की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जनजाति परिवारों या परिवारों के समूह का एक संकलन होता है जिसका एक सामान्य नाम होता है, जिसके सदस्य एक निश्चित भूभाग में रहते हैं, समान भाषा बोलते हैं और विवाह, व्यवसाय या उद्योग के विषय में निश्चित निषेधात्मक नियमों का पालन करते हैं और पारस्परिक कर्तव्यों की एक सुविकसित व्यवस्था को मानते हैं। जनजातियां व्यक्तियों का एक समूह है जिनका सीधा संबंध एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में है। जैसे हम लोग कहते हैं भील, तो भील कहाँ के, राजस्थान के, गुजरात के या मध्य प्रदेश के। हम कहते हैं टोडा, तो कहाँ के, नीलगिरी के टोडा। हम कहते हैं नायर के, कहाँ के, मालाबार के नायर। तो हर जनजाति का अपना एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है, उनकी अपनी एक सामान्य संस्कृति होती है, यानी प्रथाएं, परंपराएं, रूढ़ियाँ, मूल्य वगैरह वगैरह होता है। उनकी अपनी एक सामान्य भाषा है और वे कुछ निश्चित नियमों का पालन करते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के या परिवारों के समूह को हम जनजाति कहते हैं। इसके साथ जब हम जनजातीय एकीकरण की बात करते हैं तो एकीकरण के साथ दो शब्द और हैं, पृथक्करण और सात्मीकरण। पृथक्करण का संबोध जो आया वेरियर एल्विन की तरफ से कि जनजातियों को अलग रखा जाए ताकि उनकी संस्कृति को सुरक्षित और संरक्षित किया जा सके। आत्मसात की बात आई तो जनजातियों को पूर्ण रूप से आत्मसात करने का अवसर दिया जाए ताकि सभ्य समाज के साथ वो घुल मिलकर रहने लगे। और उसके पश्चात आया एकीकरण,
अर्थात जनजातियों को सभ्य समाज में लाकर रखा जाए, पर उनकी संस्कृति के अनुरूप उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का आधार भी दिया जाए, और जब आवश्यकता हो सभ्य समाज के साथ घुल मिल कर रहें, और जब आवश्यकता हो उनसे थोड़ा सा अलग हो जाए। तो इस तरह की जो अवधारणा विकसित हुई उसे हम एकीकरण या इंटीग्रेशन कहते हैं। भारत सरकार ने जनजातियों और गैर जनजातियों के बीच एक रचनात्मक भागीदारी विकसित करने के उद्देश्य से आदिवासियों के एकीकरण की नीति को जिम्मेदार भागीदारी के लिए अपनाया। एकीकरण की नीति को अपनाकर सरकार ने आदिवासियों की समानता, ऊर्ध्वगामी गतिशीलता और आर्थिक व्यवहार्यता और राष्ट्रीय मुख्य धारा के साथ निकटता का आश्वासन दिया। सरकार चाहती थी कि जनजातियां भी मुख्य धारा में आकर जुड़ जाए, अर्थात हम लोग जिस तरह से रहते हैं उनका भी जीवन स्तर हमारे जैसा ही हो जाए। एकीकरण का सामान्य अर्थ यह है कि जनजातियों को जहां तक उनकी संस्कृति और एथनिसिटी, जीवन पद्धति अपनाने की स्वतंत्रता है, वे अपने त्योहारों, शादी, मेले, उत्सव में नाचें, आनंद करें, राज्य को इससे कोई सरोकार नहीं है। यह उनका एथनिक क्षेत्र, इन उनकी अपनी संस्कृति है और हम चाहते हैं वो अपनी संस्कृति के अनुरूप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। लेकिन देश की अर्थव्यवस्था, राजनीति, न्याय पद्धति, प्रशासनिक प्रणाली, प्रजातांत्रिक परिवेश, दलीय राजनीति आदि में जनजातियों का अपना एकीकरण करना होगा, अर्थात सरकार की जो नीति है उसे भी उनको मानना होगा। जैसे किसी राज्य में मद्य निषेध की नीति है तो जनजातियां चाहे वो मद्यपान करती हों लेकिन उस नीति को उन्हें मानना पड़ेगा, तभी एकीकरण संभव हो सकता है। जैसे यदि कोई राज्य मद्य निषेध करता है तो परंपरा होते हुए भी जनजातियों को मद्यपान छोड़ना होगा। इसी तरह यदि मतदान होता है तो जनजातियां भी इसकी मतदाता होंगी, चुनाव लड़ सकेंगी। तात्पर्य यह है कि राज्य की जनजातीय नीति के अनुसार जनजातियों को जहां संविधान की सभी सुरक्षा उपलब्ध है वहां उन्हें अपनी एथनिक स्वायत्तता भी प्राप्त है। इसके द्वारा वे देश में अपनी पहचान बनाए रख सकते हैं, यानी सभ्य समाज के साथ रहेंगे तो वो अपनी संस्कृति के अनुकूल भी आचरण करेंगे और जिस राज्य में रह रहे हैं उस राज्य के नियमों और संविधान के द्वारा बनाए गए कानून की पालना भी वो करेंगे। यही जो शब्द है वो एकीकरण कहलाता है। जनजातियों के एकीकरण ने उनकी अपनी जरूरतों और इच्छाओं की उपेक्षा की है। एकीकरण मुख्य धारा के समाज की शर्तों पर किया गया है और यह केवल मुख्य धारा के समाज को लाभ पहुंचाने का आरोप है। जंगलों पर सरकार का एकाधिकार जारी रहा, यानी कई प्रकार की जब समस्याओं की हम बात करेंगे तो हम यह कहेंगे कि जहां जनजातियां स्वतंत्र रूप से जंगलों का उपभोग करती थी, उपयोग करती थी, सरकार का नियम बन जाने से उस पर आधिपत्य हो गया, परिणाम जनजातियों के सामने समस्याएं आ गई। इसी तरह की समस्याओं का सामना करते हुए जब उससे ग्रसित हैं तो हम लोग ये चाहते हैं कि उनकी समस्याओं का समाधान हो और वे मुख्य धारा में आकर जुड़ जाएं। वनों के शोषण में तेजी आई क्योंकि अधिकांश खनिज संसाधन वन और जनजातीय क्षेत्रों में आते हैं। वन भारत सरकार द्वारा अपनाई गई पूंजी गहन औद्योगिकरण की नीति में खनिज संसाधनों और बिजली उत्पादन क्षमताओं की आवश्यकता थी जो आदिवासी क्षेत्रों में केंद्रित थी, यानी बहुत सारे जंगल, बहुत सारे वन वगैरह ये सब उन क्षेत्रों में थे जहां जनजातियां निवास करती हैं। या जिस प्रकार की औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को तीव्र किया वो भी उस क्षेत्र से जहां जनजातियां रहती थीं, इसलिए उन पर बहुत सारा नियंत्रण हो गया सरकार का। नई खनन और अवसंरचना परियोजनाओं के लिए जनजातीय भूमि का तेजी से अधिग्रहण किया गया, यानी उन जमीनों को जहां जनजातियां रहती थी सरकार ने अपने आधिपत्य में ले लिया। इस प्रक्रिया में आदिवासियों को आर्थिक विकास के नाम पर उचित मुआवजे या पुनर्वास के बिना विस्थापित किया गया। होना यह चाहिए था कि जब उनकी संपत्ति या उनकी जमीन को सरकार ने लिया है तो उनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए था और उनका सही डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए था, पुनर्वास होना चाहिए था। ये सब नहीं हुआ और उसका परिणाम कि उनको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन नीतियों को अक्सर आदिवासियों को अधीन करते हुए देखा गया और उन संसाधनों के हाश का कारण बना जिन पर वे निर्भर थे, जैसे भूमि अलगाव। जनजातियों के बीच भूमि अलगाव का इतिहास भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान शुरू हुआ, जब जनजाति
प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के उद्देश्य से जनजातीय क्षेत्रों में अंग्रेजों ने हस्तक्षेप किया। यानी जहाँ पर वो जंगल में रहते थे और जंगलों से कंदमूल, फल फूल, शिकार इत्यादि से अपना जीवन यापन करते थे, अंग्रेज सरकार ने उन वनों पर अपना अधिकार स्थापित किया। परिणाम स्वरूप उनके सामने भोजन की समस्या आ गई, उनके सामने अपने खाद्यान्न की समस्या आ गई कि अपना जीवन यापन कैसे करें, और जो भूमि उनके अधीन थी उस भूमि को हड़पने का प्रयास किया। इन आदिवासियों की जमीनों पर साहूकारों, जमींदारों और व्यापारियों ने कर्ज आदि की सलाह देकर कब्जा कर लिया जब उनको आवश्यकता पड़ी, क्योंकि कई बार जनजातियों के पास जब आर्थिक समस्या होती है तो साहूकारों से या कुछ लोगों से पैसा उधार लेते हैं और अधिक से अधिक ब्याज पर जब वो पैसा देते हैं साहूकार, तो उन चुकाने की उनकी स्थिति न बन पाने के कारण कई बार वो जमीन उनसे हड़प ली जाती है। आदिवासियों के निवास स्थान पर खदानें खोलना और यहाँ तक कुछ कारखानों ने मजदूरी के साथ साथ कारखानों के रोजगार के अवसर भी प्रदान करने की बात कही, और उसका परिणाम कि उनकी जमीन जो उनके पास थी उनसे उनका अलगाव हो गया। लेकिन इससे विनाश और विस्थापन में वृद्धि हुई। अंग्रेजों के सत्ता में आने के बाद ब्रिटिश सरकार की वन नीति का मानव के बजाय वाणिज्यिक विचारों के प्रति झुकाव था। कुछ वनों को आरक्षित घोषित किया गया, जहां केवल अधिकृत ठेकेदारों को ही लकड़ी काटने की अनुमति दी गई थी, और उनके आर्थिक और शैक्षणिक मानकों को सुधारने के प्रयास के बिना वन निवासियों को जानबूझकर उनके आवास के भीतर अलग थलग रखा गया। भारत में रेलवे के विस्तार ने भारत में वन संसाधनों को भारी नुकसान पहुंचाया। यानी जब हम विकास करते हैं तो विकास के नाम पर जंगलों को भी काटते हैं, और जंगलों में जो जनजातियां रहती थी, पूरा का पूरा उनका जीवन वनों पर आश्रित था, वो उनसे छीन गया। तो जो उचित व्यवस्था होनी चाहिए थी जनजातियों के लिए, वो सरकार ने, न तो ब्रिटिश सरकार ने की और न स्वाधीन भारत की सरकार ने की। सरकार ने रेलवे स्लीपरों के निर्माण के लिए सागौन, साल और देवदार के जंगलों को जलाना शुरू किया। वन भूमि और इसके संसाधन आदिवासी लोगों के लिए आजीविका का सबसे अच्छा साधन प्रदान कर, यानी उनकी जीविकोपार्जन का वो माध्यम था, और महिलाओं सहित कई जनजातियां कृषि, भोजन एकत्रीकरण और शिकार में संलग्न है, जो वे जंगल के उत्पादों पर बहुत अधिक निर्भर हैं। इसलिए जब बाहरी लोग जनजाति की भूमि और उसके संसाधनों का शोषण करते हैं तो आदिवासी पारिस्थितिकी, इकोलॉजी और जनजातीय जीवन का प्राकृतिक जीवन चक्र गड़बड़ा जाता है। इसके साथ साथ जब जमीन उनसे छीन ली गई, जमीन पर सरकार ने लकड़ियों को काटकर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बना दिया, परिणाम ये हुआ कि जनजातियों के सामने आर्थिक समस्या आ गई, और वही आर्थिक समस्या गरीबी का कारण बनी। तो जो दूसरी प्रमुख समस्या थी वो गरीबी और ऋणग्रस्तता, इंडेप्टेडनेस। अधिकांश जनजातियां गरीबी रेखा के नीचे रहती हैं। जनजातियां सरल तकनीक पर आधारित कई सरल व्यवसायों का पालन करती हैं। अधिकांश व्यवसाय शिकार, सभा और कृषि जैसे प्राथमिक व्यवसायों में आते हैं। इन उद्देश्यों के लिए वे जिस तकनीक का उपयोग करते हैं वह सबसे आदिम प्रकार की है। ऐसी अर्थव्यवस्था में कोई लाभ और अधिशेष नहीं है। उनके पास जो कृषि का भी ज्ञान था तो अविकसित प्रकार की, शिकार भी था तो अविकसित प्रकार का, इसलिए कोई बहुत लाभ उनको नहीं हो रहा था, इसलिए वो गरीबी के जीवन में जीने को मजबूर हो रहे थे। इसलिए प्रति व्यक्ति आय भारतीय औसत की तुलना में बहुत कम है। उनमें से ज़्यादातर गरीबी के अधीन रहते हैं और स्थानीय साहूकारों और जमींदारों के हाथों कर्ज में डूबे रहते हैं। कर्ज चुकाने के लिए वे अक्सर साहूकारों को अपनी ज़मीन गिरवी रख देते हैं या बेच देते हैं। इन साहूकारों को भारी ब्याज चुकाना है क्योंकि ऋणग्रस्तता लगभग अपरिहार्य है। आदिवासी क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं इतनी अपर्याप्त है कि आदिवासी साहूकारों पर निर्भर होने के लिए मजबूर हो जाते हैं। उनसे पैसा उधार लेते हैं और चुका पाने में असमर्थ होने से उनकी कई पीढ़ियां कर्ज के बोझ में दब जाती हैं और ऋणग्रस्तता एक अभिशाप बन जाती है। इसके साथ जो समस्या उनकी है वो स्वास्थ्य और पोषण की। भारत के कई हिस्सों में जनजातीय आबादी पुराने संक्रमणों और बीमारियों से पीड़ित है, जिसमें वे जल जनित बीमारियां जीवन के लिए खतरा है। सबसे अधिक जो बीमारियां हैं वो वाटर जनरेटेड डिजीज है।
यानी पानी से जो बीमारियां होती है, वो ज्ञान नहीं है, वो शिक्षा नहीं है, जिसके कारण वो पानी को स्वच्छ बनाकर पीने योग्य बनाने की जो तकनीक है वो उनके पास नहीं है। और उसका परिणाम कि उस पानी से कई प्रकार के संक्रमण, कई प्रकार के बैक्टीरिया उनके शरीर में प्रवेश करते हैं और वो बीमार हो जाते हैं। वे कमी होने से होने वाली बीमारियों से पीड़ित हैं। आयोडीन की कमी के कारण हिमालय की जनजातियां गोइटर से पीड़ित हैं, यानी गले में जो गांठ बन जाती हैं, उनमें से कुष्ठ और तपेदिक भी आम है। कुछ जनजातियों में शिशु मृत्यु दर बहुत अधिक पाई गई। कुपोषण आम है और जनजातीय बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य को प्रभावित किया है, क्योंकि यह संक्रमण का प्रतिरोध करने की क्षमता को कम करता है। क्योंकि खाने के लिए पर्याप्त जो पोषण युक्त भोजन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता, गरीबी के कारण, ऋणग्रस्तता के कारण। इसलिए शरीर में जो क्षमता होनी चाहिए, जिसको हम इम्यून सिस्टम पावर कहते हैं, वो न होने से कई प्रकार के आक्रमण बीमारियों के शरीर पर होते हैं और उसका परिणाम कि वो बीमार हो जाते हैं। मस्तिष्क की दुर्बलता का कारण बनता है। कई प्रकार की जो पुरानी बीमारियां हैं वो उनके मस्तिष्क पर भी प्रभाव डालती हैं और वे मानसिक रोगी भी बन जाते हैं। पेड़ों के काटने जैसे पारिस्थितिक असंतुलन ने गांवों और वन क्षेत्रों के बीच की दूरी को बढ़ा दिया है। यानी जंगल काटने से भी कई प्रकार की समस्याएं उनके सामने आ गई। उसके साथ साथ शिक्षा की प्रमुख समस्या है शैक्षिक समस्या, जो प्रत्येक जनजाति आज भी इस समस्या का सामना कर रही है। शैक्षिक रूप से आदिवासी आबादी विकास के विभिन्न स्तरों पर है, लेकिन कुल मिलाकर औपचारिक शिक्षा ने आदिवासी समूहों पर बहुत कम प्रभाव डाला है। यानी वो बहुत अधिक जागरूक नहीं है औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए। पहले सरकार का उनकी शिक्षा के लिए कोई सीधा कार्यक्रम नहीं था, लेकिन बाद के वर्षों में आरक्षण नीति में कुछ बदलाव किए गए। आदिवासी लोगों के बीच शिक्षा के निम्न स्तर के कई कारण हैं। औपचारिक शिक्षा को उनके सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करने के लिए आवश्यक नहीं माना जाता। आज भी हम लोग गांव में देखते हैं कि गांव का व्यक्ति पढ़ने के लिए बहुत रुचि इसलिए नहीं रखता कि उसको पता है कि मुझे अपने पारंपरिक व्यवसाय कृषि को करना है और कृषि में शिक्षा का किसी प्रकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से योगदान नहीं है। वही बात जनजातियों में है, वो जिस प्रकार का पारंपरिक व्यवसाय से जुड़े हुए हैं उसमें शिक्षा का कोई लाभ नहीं है, इसलिए उनमें कोई रुचि भी नहीं है कि वो औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूलों में प्रवेश लें। चूंकि जनजातियों में शिक्षा नहीं, इसलिए वो ज़्यादा अंधविश्वासी हैं और अंधविश्वास और मिथक शिक्षा को अस्वीकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अधिकांश जनजातियां गरीबी को खारिज करती हैं। अपने बच्चों को स्कूल में भेजना उनके लिए आसान नहीं है, क्योंकि उन्हें अतिरिक्त मददगार माना जाता है। औपचारिक स्कूल बच्चों के लिए कोई विशेष रुचि नहीं रखते हैं, क्योंकि अगर वो स्कूल भेज भी देंगे तो वो कहते हैं हमारे पास भोजन के लिए पैसा नहीं, हमारे पास स्कूल की ड्रेस के लिए पैसा नहीं, पुस्तकों और कॉपियों के लिए पैसा नहीं, तो अगर भेजेंगे भी तो खर्च कहाँ से करेंगे। इसलिए औपचारिक शिक्षा के प्रति बच्चों के मन में भी न तो कोई रुचि है, न उनके माता पिता में भी कोई रुचि है। अधिकांश जनजातियां आंतरिक और दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित है, जहां शिक्षक बाहर से जाना पसंद नहीं करते। अगर सरकार ने प्रयास करके जनजातीय क्षेत्र में स्कूलें खोल भी दी है, तो पहला तो यह कि उनमें रुचि नहीं है, दूसरा उनके सामने आर्थिक समस्या है, और तीसरी उनकी अपनी भाषा में वहाँ पर शिक्षा न दे पाने के कारण उनमें वो रुचि और रुझान पैदा नहीं होता। और कई बार सभ्य समाज के शिक्षक भी ऐसे जनजातीय क्षेत्र में जाकर सेवा करने को तत्पर नहीं रहते। परिणाम स्वरूप जनजातियों में अशिक्षा व्याप्त है। इसके साथ साथ सांस्कृतिक समस्या, उनकी अपनी संस्कृति है, उनकी अपनी वेशभूषा, उनकी अपनी प्रथाएं, परंपराएं, रूढ़ियाँ, मूल्य वगैरह वगैरह, ये सब होने से सभ्य समाज के साथ जब उनकी अंतर्क्रिया होती है तो कई प्रकार की सांस्कृतिक समस्याओं को भी जन्म दिया जाता है जनजातीय समाजों में। अन्य संस्कृतियों के संपर्क के कारण आदिवासी जनजातियों संस्कृति एक क्रांतिकारी बदलाव के दौर से इसको हम कहते हैं संक्रमण का दौर, ट्रांजिशनल फेज। न तो पूर्ण रूप से वो अपनी संस्कृति को छोड़ पा रहे हैं और न सभ्य समाज की संस्कृति को अपना पा रहे हैं, तो दोनों के बीच की जो अवस्था है वो संक्रमण की अवस्था है। ईसाई मिशनरियों के प्रभाव के कारण
द्विभाषीवाद की समस्या विकसित हुई है, जिसके कारण जनजातीय भाषा के प्रति उदासीनता आई, क्योंकि उनकी अपनी भाषा है। जैसे भील है तो भीली भाषा है, संथाल है तो संथाली भाषा है, गोंड है तो गोंडी भाषा है। ये सब अपनी अपनी भाषाओं से तो संप्रेषण करते हैं, लेकिन सभ्य समाज की जो भाषा है उनको अभी ज्ञान न हो पाने के कारण उनके सामने भाषा की भी समस्या रहती है। फिर निजी संपत्ति की अवधारणा, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी, वहाँ तो सामूहिकता की भावना थी, कलेक्टिविटी की बात थी, अब यहाँ पर इंडिविजुअल पर्सनल प्रॉपर्टी की बात है। भूमि में निजी संपत्ति की अवधारणा के आगमन ने प्रतिकूल रूप से प्रभावित जनजातियों को प्रभावित किया है, जिनके सामूहिक स्वामित्व के रूपों को नई प्रणाली में नुकसान में रखा गया, क्योंकि वहाँ पर अगर शिकार भी करके लाते तो सब मिलजुल कर उसका उपभोग करते थे, कंदमूल फल फूल इकट्ठा करके सब सामूहिक रूप से उपभोग करते थे। पर सभ्य समाज में जो पर्सनल प्रॉपर्टी का कंसेप्ट आया वो उनके लिए एक नई समस्या खड़ी कर दी। अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन के निवासी वन अधिकारों की मान्यता, अधिनियम 2006 लोकप्रिय रूप से वन अधिकार अधिनियम 2006 के रूप में जाना जाता है, जिसने जनजातियों की इस यथास्थिति और स्वामित्व को बहाल करने की कोशिश की, लेकिन इसका कार्यान्वयन निशान तक नहीं है। यानी बहुत प्रयास हुए लेकिन अभी तक वो सफलता नहीं मिली जो फॉरेस्ट नीति के रूप में विकसित हुई। फिर प्रवास में जनजातियों का माइग्रेशन, कई जनजातियां एकाग्रता क्षेत्र और राज्य भी विकास के दबाव के जवाब में गैर जनजातियों के भारी प्रवासन की समस्या का सामना कर रहा है। झारखंड के औद्योगिक क्षेत्रों को आबादी के जनजातीय हिस्से की कमजोरियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कई बार जनजातीय क्षेत्र में जब सरकार उद्योग धंधे लगाती है तो उनको काम नहीं मिलता, तो बाहर के लोग वहां आते हैं प्रवासी के रूप में, माइग्रेंट के रूप में, और जनजातियों के बीच रहते हैं, तो वहां पर भी उस औद्योगिकरण की प्रक्रिया ने एक नई समस्या को खड़ा कर दिया। अलगाव की समस्या, आइसोलेट रखने की बात अंग्रेजों ने प्रारंभ से रखी थी, उनको अलग थलग रखा जाए। अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई फूट डालो और राज करो की नीति ने भारत के जनजातीय समुदाय को बहुत नुकसान पहुंचाया। अंग्रेजों ने जनजातीय क्षेत्रों में अपने स्वयं के प्रशासनिक प्रतिमानों को लागू किया और जनजातियों को लोगों के साथ बातचीत करने के अपने पारंपरिक तरीकों से वंचित किया। द क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, जिसे अंग्रेजों ने पेश किया, ने यह धारणा दी कि आदिवासी या तो अपराधी थे या असामाजिक, या तो वो क्रिमिनल हैं। यानी ये सोच थी कि जनजातियां क्रिमिनल ट्राइब्स हैं या वे एसोशियल हैं या वो एंटी सोशल हैं। इस तरह की सोच ने जनजातियों को बिल्कुल अलग थलग रखा अंग्रेजों के काल में। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले जनजातीय समूहों जैसे कोलिश, मुंडा, खासी और संथाल को डकैतों और लुटेरों के रूप में चुना गया। तो कहते हैं ये सब लुटेरे हैं, ये आक्रमणकारी हैं, ये झगड़ालू कौम हैं, ये शिकारी कौम है। इस तरह की भाषा का प्रयोग किया। अंग्रेजों ने मिशनरी गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया, खासकर मध्य और उत्तर पूर्वी पहाड़ियों में। इन सभी गतिविधियों ने जनजातियों को अलग थलग कर दिया, जो स्वतंत्र भारत में भी जारी रहा। यानी जनजातियों को अलग रखने की जो नीति थी वो भारत में, स्वाधीन भारत में प्रारंभ में भी हमारे सामने आई कि जनजातियों का सभ्य समाज के साथ संपर्क न हो पाना एक गंभीर समस्या थी। शोषणकारी संसाधनों से लैस आदिवासियों की भूमि पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए जो घर में उद्योगों के विकास को समृद्ध कर सकते थे, यह स्पष्ट है कि इस तरह के उद्घाटन का एक परिणाम स्वतंत्रता संग्राम को और पोषक रखरखाव प्रदान करते हुए आदिवासियों को भारतीय मुख्य धारा में लाने की प्रक्रिया में तेजी लाना होगा, क्योंकि अब तक हमने उनको अलग थलग रखा था। इसलिए उनको इस तरह से मोटिवेट, इस तरह से जागरूक बनाया जाए, इस तरह से चेतना के धरातल पर जागरूक किया जाए कि वे एकीकरण की प्रक्रिया में सम्मिलित हों और सभ्य समाज के साथ आकर रहने की उनकी अपनी रुचि विकसित हो। इसलिए अंग्रेज आदिवासियों को अलग थलग करने में रुचि रखते थे और इसे बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्रों को मिलाकर बनाया गया था। जब मानव विज्ञानी भी अलगाव के लिए अपनी राय देते हैं, जैसा वेरियर एल्विन ने कहा कि इनको आइसोलेट रखा जाए ताकि हम इनकी संस्कृति को प्रिजर्व रख सकें, सुरक्षित रख सकें और संरक्षित रख सकें, इसी सोच से अलगाव की नीति प्रारंभ हुई। कराधान
अधिक से अधिक कर देना, प्रचार, नए जमींदारों, साहूकारों और अधिकारियों, इन सब की भी यही सोच थी कि इनको अलग थलग रखा जाए। जंगलों पर पारंपरिक अधिकारों का क्षरण, खेती को स्थानांतरित करने पर प्रतिबंध, स्थानीय अधिकारियों द्वारा शोषण भी ऐसे विरोधों का कारण था। इन कई तरह से जनजातियों का शोषण हुआ और वो शोषण के कारण ही वो इन सारी समस्याओं का सामना कर रही हैं। विभिन्न स्थानीय संशोधनों के साथ आदिवासियों के लिए ब्रिटिश नीति भारत सरकार अधिनियम 1919 तक जारी रही। इन 1919 में एक संशोधन नीति बनाई कि जनजातियों को किस तरह से हम सभ्य समाज के साथ लाकर रख सकें, किस तरह से उनका एकीकरण किया जा सके। मूल रूप से जनजातीय विकास दृष्टिकोण को 3 महत्वपूर्ण नीतियों या सिद्धांतों में समर्थन मिला, जिनके नाम अलगाव, अलगाव की नीति, आइसोलेशन, आत्मसात की नीति, एसिमिलेशन, और एकीकरण, इंटीग्रेशन की नीति। इन नीतियों के नायक आदिवासी समस्याओं को अपने तरीके से देखते हैं। स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रता के बाद के समय में आदिवासी विकास के लिए इन नीतियों को अलग से माना जा सकता है। हमने प्रयास किया कि इनको अलग न रखा जाए और एसिमिलेशन पूर्ण रूप से संभव नहीं है, इसीलिए इंटीग्रेशन को ही हमने प्राथमिकता दी और जनजातियों को मुख्य धारा में लाने के लिए प्रयास प्रारंभ किए। स्वतंत्रता पूर्व में जनजातीय विकास की जब बात करते हैं तो इसमें अलगाव की नीति, अस्मिता की नीति और एकीकरण की नीति शामिल है। अलगाव की नीति को व्यापक रूप से नेशनल पार्क सिद्धांत, जिसको हम नेशनल पार्क कहते हैं, एक अलग बना दिया जाए और उसी में उनको रखा जाए ताकि सभ्य समाज के लोग उनके साथ संपर्क न कर पाएँ, जिसे डॉक्टर वेरियर एल्विन द्वारा लोकप्रिय किया गया था। इस नीति को ब्रिटिश शासकों ने स्वतंत्रता से पहले और बाद में भी अपनाया गया था। स्वतंत्रता इस नीति को कुछ समय के लिए जारी रखा, यानी स्वतंत्र भारत में ये नीति कुछ समय तक जारी रही। सारी समस्याओं को देखते हुए स्वतंत्र भारत ने ये कोशिश की, ये प्रयास किया कि जनजातियों को मुख्य धारा से जोड़ा जाए और इसके लिए उन्होंने एकीकरण की नीति को प्रारंभ किया कि उन समस्याओं को दूर करने के लिए जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार किया, रोजगार के नए नए साधन उपलब्ध करवाए गए, उनकी संस्कृति को सभ्य समाज के साथ आत्मसात करने की बजाय एकीकृत करने के लिए मोटिवेट किया गया। यानी सारे प्रयास किए। हम कह सकते हैं कि समस्याओं के समाधान के लिए जनजातियों के सामने बहुत सारे विकल्प थे और सरकार ने बहुत सारे विकल्प रखे और उसका परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे जनजातियां उन समस्याओं से छुटकारा पाते हुए मुख्य धारा के साथ जुड़ने लगी। इन सारी बातों को हम समावेश करते हुए सारांश के रूप में कह सकते हैं कि जनजातीय एकीकरण का उद्देश्य जनजातियों के सर्वांगीण विकास की रक्षा करना और उन्हें दूसरों के साथ मिलकर समाज में बने रहना। इसलिए विशेष रूप से डिज़ाइन की गई नीतियों, योजनावार आवंटन, सुपर प्लानवार आवंटन, वन नीति और नेहरू की पंचशील आदि द्वारा आदिवासी को उनके उत्थान के लिए विशेष ध्यान दिया गया। इन सब प्रयासों से न केवल जनजातियों का विकास होगा बल्कि इससे जनजातियों का मुख्य धारा में एकीकरण भी संभव हो सकेगा। इसलिए सरकार ने सर्वप्रथम जनजातियों की समस्याओं का पता लगाया और उसके बाद उन्हें दूर करने के कदम उठाकर एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। इसका परिणाम ये हुआ कि जनजातियां सभ्य समाज के बीच आकर रहने लगी। इन्हें सरकार ने प्रयास किया समस्याओं के निदान के लिए, समस्याओं के समाधान के लिए, और उसका प्रतिफल आज हमारे सामने है कि बहुत सारी जनजातियां अपने परंपरागत क्षेत्र को छोड़कर सभ्य समाज के साथ आकर रहने लगी हैं और यही जनजातीय एकीकरण है।